पग एक ऐसी ब्रीड थी जिसको बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब किया गया। जब से वो वोडाफ़ोन की ऐड आई थी टीवी पे, सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे कि हमें पग चाहिए, पग चाहिए, पग चाहिए। इतना एक्सेसिव ब्रीडिंग हुआ है। जो उनका नेचुरल फेस था वो कम्प्लीटली चेंज करके पंच फेस करके उनका आइज़ को बड़ा करने के चक्कर में उन्होंने उनके हेल्थ के साथ बहुत चेंजेस लाए हैं। आपके शैम्पूज़ आपके डॉग के लिए नहीं बने हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा शैम्पू हो। Many pet parents, they feed all sorts of junk food, fried food. The pet parents actually fail to understand that it's a slow poison for the dogs. Some dog shampoos strictly should not be used on cats, and especially the medicated ones. If during a bath, if a cat happens to lick the shampoo, it can actually die within minutes. Hey everyone, welcome to another episode of Tilting Hearts. I'm Dr. Hansika Singh and I'm a veterinarian. We have with us Mr. Nikhil Bhardwaj, who is the founder of Tailspay, and we'll be discussing grooming and the importance it holds on the quality of a pet's life. Hi Nikhil, welcome to the podcast. So, like any living species, pets hate being restrained, especially for a grooming session when they're required to be kept fixed, at a particular pace for an extended period of time. So, and especially for aggressive breeds, it becomes a very formidable task for the pet parent and also for the pet. So, what are the things that we can take care of from the puppyhood stage itself that the pet becomes cooperative for the grooming as he or she grows up? Okay, so Anshika, to make a pet comfortable in grooming, it's a process that starts from an early age that you already mentioned. So वो ट्रॉमेटाइज होने से बचे, इसके लिए आपको एक एक चीज़ के साथ जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग हो रही है वो एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा नॉइसेस नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो शांत होना चाहिए। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला ऐसा होगा तो वो ट्रॉमेटाइज होगा ही। और साथ में फिर हर एक इक्विपमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल फॉर द ट्रिमर, trimmer should be a pet friendly trimmer, but still the first step is just let the pet sniff it, when it's switched off. Okay, then start with कि हम उसको ऑन करेंगे, फिर उसको स्निफ करने देंगे, फिर उसको ऑफ करके हम उसकी बॉडी पे टच करेंगे टू मेक हिम कंफर्टेबल कि इससे उसको हार्म नहीं हो रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे हम उसको ट्रिमर के साथ, क्योंकि ट्रिमर नॉइसी होता है तो उसके साथ कंफर्टेबल करेंगे। अब ये पेट पेरेंट करता है स्टार्टिंग में, जब पपी स्टेज पे होता है कि उसको वाइब्रेशन वाली चीज़ों से कंफर्टेबल कैसे करें। जब इसी चीज़ को एक प्रोफेशनल ग्रूमर कैसे करेगा, वो पहले उसके साथ फ्रेंडली खुद होगा पेट के साथ, वो उसको टच करने से स्टार्ट करेगा, जेंटल टच, देन धीरे धीरे उसको ट्रिमर के साथ खेलने का जैसा ट्राई करेगा, फिर वो ट्रिमर यूज़ कर सकता है। इस तरीके से हम पेट को, और ये गिव एंड टेक ही है, मतलब आप उनका कंफर्ट ले रहे हो तो आपको उस टाइम पे उनको रिवॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो आप उनको इस तरीके से रिवॉर्ड करो कि कोई भी ट्रीट्स जो उसको पसंद हैं, आप उसको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में उसको रखा हुआ है, लेकिन अगर उसके लिए आप रिवॉर्ड करो उसको ट्रीट्स दे के, उसको पेट करके, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझना स्टार्ट करेगा कि मेरे को अगर ये करना है तो इसके लिए मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ही वो कंफर्टेबल होना शुरू होगा। तो उसके बाद ड्रायर्स आते हैं जो सबसे ज़्यादा जिससे डर लगता है डॉग्स को, कैट्स को, क्योंकि एक तो उनके ईयर्स में, आइज़ में हवा जाती है डायरेक्ट, तो उससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। दूसरा, इतना शोर आता है उससे कि वो अनकंफर्टेबल होते हैं। Earmuffs also can help. या दैट शुड बी देयर, बट बिफोर दैट आपको एक खेलने वाले तरीके से उसको उसके साथ कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि उससे कुछ हार्म नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उससे पेट को हार्म नहीं होगा। आपको ये मेक श्योर करना है, ये आपको उसको समझाना है कि उसको ट्रीट दे के लेट हिम टच द ड्रायर एंड देन गिव अ ट्रीट। तो जैसे ही वो कंफर्टेबल होता है देन हमें आगे उसको ग्रूमिंग के लिए करना चाहिए। और ये अर्ली, जब वो 6 महीने से 1 साल तक, जब तक आप यहाँ तक अगर आप उसको रिवॉर्ड भी करोगे, उसके बाद नहीं भी करोगे तो भी उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस इस तरीके से, उसको कुछ हार्म नहीं होगा।
सो जैसे अगर हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट बेदिंग ऑल्सो। सो बेदिंग, हाउ डू यू थिंक दैट बेदिंग में हम उसको कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं पानी के साथ, बिकॉज नॉट एवरी डॉग इज कंफर्टेबल। ओके, सो कुछ पेट पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही अभी 30-35 डेज का पेट है उसको नहला देते हैं, जो कि सही नहीं है। ट्राई कि अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको उस एज तक, जब तक उसकी वैक्सीन्स वगैरह प्रॉपर ना हुई हो, तब तक उसको बेदिंग ना करें। स्टिल अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ जेंटल शैम्पूज हैं या फिर ड्राई शैम्पूज हैं जिनकी हेल्प से वो उसको क्लीन कर सकते हैं। सो अभी उसको हम, जब पपी है तो उसको पानी के साथ पहले कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब वो बेदिंग के साथ कंफर्टेबल हो पाएगा। तो पानी के साथ अगर आपके घर में कोई टब है, लेट हिम प्ले इन दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वैक्सीनेशन। दैट्स दैट इज मस्ट, मतलब उससे पहले नहीं। उसके बाद आप एक टब के अंदर उसको उसके टॉयज के साथ खेलने दो, और तब वो पानी के साथ जैसे ही कंफर्टेबल होगा तो किसी सैलून में या फिर जब ग्रूमर्स घर पे आके भी करेंगे तो वो उस पानी से उसको डर नहीं लगेगा। और इसके अंदर पेट पेरेंट को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके ईयरबड्स हम यूज़ करें कि ईयर्स में ना जाए पानी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के हम उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं। सपोज अग्रेसिव डॉग वॉक्स इन, सो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं? उसके लिए कैसे हम ये ग्रूमिंग सेशन और कंफर्टेबल कर सकते हैं? अगर कोई भी एग्रेसिव डॉग है तो फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखने की, हमें फोर्स तो यूज़ करना ही नहीं है। वो बहुत एग्रेसिव है, समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसको जाते ही फोर्सफुली उसको पकड़ना शुरू करोगे, उस पर मजल बांधना शुरू करोगे, तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। एग्रेसिव डॉग्स के लिए उसको एक लॉन्ग वॉक पे लेके जाओ। फर्स्ट स्टेप, बिफोर द ग्रूमिंग आप उसको अच्छे से उसको टायर्ड कर दो कि उसके पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा अपना रिस्ट्रिक्ट करे इस चीज़ को। तो वॉक करा करके आने के बाद उसको ग्रूमिंग सेशन के लिए लेके जाओ। जाने के बाद अगर वो मजल में कंफर्टेबल है तो मजल, नहीं तो ई कॉलर। मजल कुछ डॉग्स को क्या है कि उनको फील होता है कि जैसे उसका माउथ किसी ने पकड़ लिया है, तो उसमें और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। उस केस में आप ई कॉलर्स यूज़ करो। ई कॉलर्स यूज़ करके फिर उस डॉग, मतलब एग्रेसिव डॉग है, अब उनको भी पता है, तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करके, धीरे धीरे टच से स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है कि ग्रूमर को अपना टच कंफर्टेबल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वो तब भी नहीं कर रहा है, कोई डॉग ऐसा है कि जो मान ही नहीं रहा है, तो उसको मत करो। आप उसको सैलून में या किसी दूसरे के साथ मत करो, जो जो उसके साथ कंफर्टेबल है उसी को करने दो उसकी ग्रूमिंग। क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत देखे हैं, कि इतना ज़्यादा शौक में चले जाते हैं पपीज़ या जो ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको हैंडल बहुत फोर्सफुली किया गया है, वो एक शौक में चले जाते हैं और उससे निकलना फिर वो बहुत महाभारत हो जाती है उस चीज़ में। तो आप उसको या तो कंफर्टेबल कर पा रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि उसको कंफर्टेबल करो। नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो अपने घर पे खुद से ही उसकी बेसिक ग्रूमिंग सीख के खुद से ही करो, तो वही बेटर है। क्योंकि इनका टेम्परेचर रेज हो जाता है, मतलब अगर आपने उसको फोर्सफुली पकड़ रखा है, तो हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया 106। अब उसमें उसके ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी एक ग्रूमिंग के चक्कर में आप पूरी उसकी लाइफ ही खराब कर दोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत एग्रेसिव डॉग है तो आपको उसको सैलून में या फिर किसी दूसरे से ग्रूम कराना ही कराना है। तरीके हैं वो यही है कि उसको टायर्ड कर दो, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज चलो, एक एक चीज़ से उसको कंफर्टेबल कराओ, और ट्राई करो कि उस टाइम पे उस जगह पे कोई दूसरा पेट ना हो, क्योंकि उसको देख के वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा डॉग भौंक रहा है, बाक कर रहा है, या किसी चीज़ की वजह से डर के चिल्ला रहा है, क्योंकि इनकी अलग अलग जैसे हमारी वर्ड्स होते हैं, इनके अलग अलग वोकल टोन। हाँ, कम्युनिकेशन, यस। तो अगर वो कंफर्टेबल भी है लेकिन उसको सुनाई देता है कि कोई दूसरा डॉग है जो कि रो रहा है, तो वो खुद से फिर घबराने लग जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका यही है, धीरे धीरे कंफर्टेबल करो या फिर खुद से करो, नहीं हो पा रहा है तो। एक और मेजर पॉइंट जो जब आप ग्रूमिंग में जाते हैं, तो ग्रूमिंग के टाइम पे हर एक चीज़ सैनिटाइज होनी ज़रूरी है। ये पेट पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रिमर्स, सीजर्स, जो टेबल, ग्रूमिंग टेबल, सब कुछ प्रॉपरली सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी डिजीज़ हैं, जो क्लिनिकल बोर्न डिजीज़ हैं, वो बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाती हैं वहाँ से।
सो अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो अभी मार्केट में सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे। हमारे अलावा भी लोग हैं जो कि प्रोफेशनली एट होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली अभी लोगों को ज़्यादा इजी है पेट पेरेंटिंग इसकी वजह से। And one point that you very correctly mentioned is that there are some skin problems or any infections for that matter जो कि बहुत easily spread हो जाते हैं equipment से. And we prefer the disposable towels for each pet which are now available in the market, because towels ऐसी चीज़ हैं कि ठीक है आपने यूज़ किया, अगर वो डॉग इन्फेक्टेड है अगर और वो उसको अच्छे से आपने क्लीन करे बिना अगले किसी डॉग पे यूज़ किया, तो it's not 90%, 110% chances that he will be getting infected from that towel only. क्लिनिक के अंदर जो उसको बाकी चीज़ों से जो ट्रोमा मिलता है या फिर जो उसको एंजाइटी मिलती है, जो बाकी डॉग्स होते हैं वो किसी को पेन हो रहा है, उन सब चीज़ों से वो बचता है कि अगर जो चीज़ें घर पे पॉसिबल हैं आप उन चीज़ों को घर पे प्रोवाइड करें तो आई थिंक इट्स मच बेटर फॉर देम. Yes, something like grooming, at least it can be definitely done at home because, like you said, at least in this scenario, the pet parent won't have an excuse that I don't have time to take the pet to the clinic or the salon all the time. और घर पे उनके लिए ज़्यादा काम एनवायरनमेंट रहता है, उनको पता है कि वो लोग सेफ हैं ऑलरेडी, तो जब वो कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जो अपने टेरिटरी में एंटर नहीं करने देते हैं, बट वंस द पेट पेरेंट विल अलाउ द विजिटर, वो धीरे धीरे उनको ये तो पता चल जाता है कि देर इज़ नो हार्म, बट वही चीज़ आप उसको एक सैलून के अंदर आपको उसको उतना कंफर्ट देने में बहुत टाइम लगता है. Right. So I think pet parents need to understand at last that grooming is not just about nihla diya, pani dal diya. It's about using proper shampoo, getting their hair clipped as per the breeds. The frequency matters. The products you're using, that matters. Whether it's sanitized or not, and seasonal variations, that also has to be kept in mind and be prepared for them beforehand. And instead of letting the situation slip out of your hands and see, okay, everything is now disturbed, so it's better to be prepared because it's a periodic thing. The nails, the ears, the eyes, all these things have to be taken care of, and it's a very simple thing, very easy thing, just by keeping an eye out for all these things, all these problems can be prevented for the pet, and of course improving the quality of life for the pet also, and saving your money also. You won't have to pay a lot of expensive veterinary or grooming session bills. Correct. आप बेसिक ये सब चीज़ें करके, कंडीशनिंग करके अर्ली स्टेज पे आप एक पेट को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, घर पे या सलॉन में, कहीं पे भी. इट्स जस्ट दैट ट्रेनिंग प्रॉपर इज इम्पॉर्टेंट, राइट? यस, आपको टाइम देना ही पड़ेगा. Let's talk about cats also, because dogs we understand ठीक है aggressive है, but cats कुछ aggressive भी होती है, and we have to take care that cats as a species are very sensitive species, much more than dogs are. So in fact I have seen or heard of cases from other grooming salons that cats actually had cardiac arrest just after or during a grooming session. So first of all, pet parents need to understand that there are some shampoos that are different for both dogs and cats. Correct. Some dog shampoos strictly should not be used on cats, and especially the medicated ones should be used only under the supervision of a veterinarian, because if during a bath, if a cat happens to lick the shampoo, it can actually die within minutes. Okay. And when it comes to the drying aspect, that's another added trauma in that grooming session for the cat, because of course the loudness and the vibration of the dryer. So how do you what points do you suggest to tackle an aggressive cat? ओके, सो कैट्स के अंदर जो भी ग्रूमिंग उसकी कर रहा है, जो भी पेट ग्रूमर है, ही शुड बी प्रॉपरली ट्रेन टू हैंडल कैट्स, क्योंकि उनकी हैंडलिंग कम्प्लीटली अलग होती है एक डॉग की हैंडलिंग से. कहाँ से उसको पकड़ना है, जो एक बेसिक टेक्निक होती है कि उनके नेक के पीछे से ग्रैब करने से वो कंफर्ट भी फील करती हैं, वो इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होती हैं. तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कैट्स को किस तरीके से आपको हैंडल करना है. उनको डेफिनेटली जो बाइट प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो सब, क्योंकि नेल्स भी बहुत शार्प होते हैं कैट्स के, तो ऐसा ना हो कि वो स्लिप कर जाए आपके हाथ से. तो ग्लव्स आते हैं जो यूज़ करने ही चाहिए, ताकि आप उनको आराम से होल्ड कर पा रहे हो, और इवन दो द कैट इज स्क्रैचिंग और बाइटिंग, तब भी आपको उसकी ग्रिप नहीं
छोड़नी है आपको। एंड आइडियली बेटर रहेगा कि उसके हम नेल्स पहले क्लिप कर दें बिफोर द एक्चुअल ग्रूमिंग। यस, फॉर बिफोर द एक्चुअल ग्रूमिंग आप सबसे पहले स्टार्ट करो नेल ट्रिमिंग से या फिर नेल ग्राइंडिंग से, जो भी जिसमें भी पेट कंफर्टेबल रहता है। तो एग्रेसिव कैट्स के मामले में भी आपको अब कैट्स को समझाना और मुश्किल होता है एक डॉग के मुकाबले। तो आपको कैट के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ है हैंडलिंग टेक्निक्स। वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए पेट ग्रूमर को, तो वो इजीली कर पाएगा। बिकॉज सारे ग्रूमर्स एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कैट्स के साथ डील करने में। यस, करेक्ट। सो द ग्रूमर हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट एंड अगर कोई ग्रूमर हो या इनफैक्ट अगर पेट पेरेंट ही अगर बेदिंग कर रहा हो अपने पेट की, सो दे हैव टू, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू वॉक इन साइड दैट रूम with a particular vibration that is both confident and calm also, because pets pick up vibrations. So if they are able to assess that, yes, or discern that yes, the person in front of me is actually not confident, या वो मुझ पे so in those situations the pet actually वो उस पे dominant हो जाता है, उस पे Correct. हावी हो जाता है। तो फॉर ये द पेट पेरेंट कामनेस और कंफर्ट, खुद का कंफर्ट पहले ज़रूरी है। अगर एक पेट पेरेंट खुद ही डरा हुआ होगा उसकी ग्रूमिंग सेशन से पहले, तो दे विल गेट दैट वाइब कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उनको पहले ही खुद को मेंटली कंफर्टेबल करना पड़ेगा उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, कि उसको ये फील ना हो कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ हार्म हो सकता है। तो पेट पेरेंट को अपना ओरा इस तरीके का बनाना पड़ेगा उस टाइम पे कि ये एक प्लेफुल चीज़ है। एंड देन And it's not necessary to carry forward any grooming session in one go. You can, of course, take breaks also. Like, ideally, if we use a medicated shampoo, then that should be put on the body and left for at least 10 minutes for certain shampoos. And then the rinse has to be done. But meanwhile, it's also important at the same time to take care that the pet does not lick off that shampoo. And whenever that, water drips off the face, so licking that, especially in case of cats, so that's very dangerous. So so meanwhile the shampoo is on the body, you can actually treat the pet with a small treat. Ideally heavy meals should not be given during grooming because they might just puke. So वो एक break हो जाएगा and then ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है Yes. ग्रूमिंग के टाइम पे। फॉर लार्जर ब्रीड्स ऑल्सो एक ही पोजीशन में खड़ा रहना किसी के लिए भी, और वो भी एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर सेशन बहुत मुश्किल है। तो ब्रेक्स डेफिनेटली होने चाहिए। स्मॉल ब्रीड्स में आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो। अगर ब्रीड लार्ज है, हैवी, उनका वेट ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। आप उनको फोर्सफुली नहीं आपको खड़ा रखना देने है कि आपको खड़ा ही रहना है, उसको पुश करके रखो कि लेट अस कंप्लीट द ग्रूमिंग। नहीं, उसको बैठना है, लेट हिम सिट। तो धीरे धीरे आप उसको प्रोसेस करो। इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और बहुत ही पेशेंटली आपको ग्रूम करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी भी पेट सैलून में किसी भी ग्रूमर को कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए ग्रूमिंग के टाइम पे। तो ब्रेक्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। राइट एंड अगर हमने अभी बात करी है कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं एग्रेशन को बोथ डॉग्स एंड कैट्स में, लेकिन अगर तब भी पॉसिबल नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ द वेटनेरियन द पेट पेरेंट कैन कंसल्ट एंड गेट देम एक्चुअली calmer before the grooming session. There are certain medications that are actually very safe in both cats and dogs, and the medicine can be administered so that the grooming session becomes a calmer process for them. But of course, it's not applicable for each and every dog. It's only for some exceptionally aggressive dogs and cats. करेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे पेट पेरेंट्स की डिमांड होती है कि आप सीडेट कर दो डायरेक्टली, कि नहीं नहीं हम हैंडल नहीं करेंगे, आप सीडेट कर दो, अब इसको बेहोश कर दो, कोई टैबलेट दे दो। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो इतना सेफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। वो ऐसा नहीं है कि आपने उसको सीडेट कर दिया, सुला दिया और अभी आपने ग्रूमिंग किया और वो हो गया। उसके बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं, जो कि एक प्रॉपर वेट की गाइडेंस में ही होनी चाहिए ऐसी ग्रूमिंग। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए पेट को, कि आपके कंफर्ट के हिसाब से नहीं चलना है, आपको आपके पेट के कंफर्ट के हिसाब से चलना है। सीडेट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन।
Right, because grooming is not a one thing. It has to be done, after a periodic time. So every 15 days or 20 days. So we cannot go on sedating the pet and risking their kidneys and livers just for the sake of grooming. So, if let's come back to the high maintenance breeds that I was talking about, like Shih Tzus, because it is mostly now seen as pets in the household. So the problem that actually is seen with the pet parents of Shih Tzus, and which actually infuriates me as a veterinary doctor as well, that the pet parents become so negligent when it comes to the grooming aspect. And when they bring the pet for the grooming, they're actually completely matted. उनके हेयर पूरे मैटेड होते हैं, that tangles all over, and then they want us to just detangle the pet. And in that process, the pet parents need to understand that it's a very painful process for the pets. Like, imagine yourself that you haven't got a head shower for some couple of months. So what is the aftermath? That there'll be tangles in your hair as well. And what if that somebody, a stranger, comes to you and he just tries to pull off the hair and comb you. So that's already a grooming session is a daunting task for the pet, and this painful process adds another stress. So the best thing is that this situation can be avoided if they can be more regular at the grooming at home itself. Yes. So Anshika, for the Shih Tzu, Lhasa Apso, and the Maltese as well. Maltese poodles, सारे पेट पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि कॉम्बिंग ब्रशिंग हर रोज करनी पड़ेगी आपको. आप जब भी एक Shih Tzu को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये पक्का करना है कि आपको हर रोज उसको ग्रूमिंग में उसको कॉम्बिंग ब्रशिंग तो एटलीस्ट करनी ही है घर पे, सो दैट वो टैंगल ना हो हेयर्स. और डीटैंगलिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें विदाउट पेन या फिर बिना ट्रोमाटाइज करे हम उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं. अगर आप उसको जीरो ट्रिम पे जाने का कोशिश करोगे कि इसका पूरा एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं मेयर्स, वो भी उसके लिए उतना ही ट्रोमाटाइज्ड है. For pets, it's a completely different feeling. Their coat is actually a kind of a protection for them. It gives them a sense of psychologically, it gives them a sense of protection. And actually removing it, it's actually wiping a layer off from their skin. It actually gives them a psychological response that way. Yes, बहुत पेट्स हमने देखे हैं जिनके पेट पेरेंट्स ने खुद ही उनको जीरो ट्रिम कर दिया है. उसके बाद उनको एंजाइटी की इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं जब तक वो रीग्रो ना करे उसके हेयर्स. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. और जैसा आपने बोला कि Shih Tzu हाई मेंटेनेंस ब्रीड है, तो आपको अडॉप्ट करने से पहले ये पक्का करना होगा कि हाँ, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. यू नीड टू पुट एफर्ट्स एवरी डे कि उसके हेयर्स टैंगल ना हो, वो डीमेटिंग की हमें ज़रूरत ना पड़े एक ग्रूमर को. तो उसके लिए आपको हर रोज़ कॉमिंग ब्रशिंग का रिक्वायरमेंट है. एंड कॉमिंग ब्रशिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, उसके एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं. योर पेट विल लुक मोर क्यूटर एंड स्मार्टर बिकॉज द हेयर विल बी ऑल लस्टरस. ऑफ कोर्स द ब्लड सप्लाई विल इम्प्रूव, एंड उसमें आपकी भी बॉन्डिंग इनफैक्ट आपके पेट के साथ बेटर होगी इस टाइम के लिए. बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कंडीशनिंग विच हैज़ टू बी डन फ्रॉम द पपीहुड स्टेज एज itself. So especially breeds like Beagle, if you see, they hate that their ears are being touched or their nails are being clipped. So and धीरे धीरे क्या होता है that the pet starts showing dominance over to the pet parent, and they become so scared कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं. एंड जब उसको ग्रूमिंग के लिए लेके जाएंगे, प्रोसेस ये चीज़ें वहीं पर ही होगी. बट अल्टीमेटली जब वो वहाँ पे आता है तो वो इतना अग्रेसिव डॉग होता है, देन ऑफ कोर्स द माल हैंडलिंग इज़ देयर एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द पेट. सो ये सब चीज़ें इवेंचुअली अवॉइड हो सकती हैं अगर आप घर से ही एफर्ट्स लो और आप खुद एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनाना शुरू करो. सो जस्ट स्टार्ट विद गेटिंग सम ग्रूमिंग टूल्स, और एक ब्रश लिया, थोड़ा सा कॉम किया. स्टार्ट विद लाइक 1-2 minutes. आई थिंक दैट शुड बी ओके, एंड देन यू कैन रिवॉर्ड द पेट, and gradually you can make it twice a day. So everything has to be started from very single and small steps, and later on the whole grooming process can be put up together. Yes, grooming में भी पेट पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि हर एक ब्रीड की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. जिन भी पेट्स के फ्लैप डाउन रहते हैं, ईयर फ्लैप्स, वहाँ पे ईयर क्लीनिंग की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर कैप्चर हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं.
तो उन ब्रीड्स में आपको रेगुलर ईयर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, स्पेशली इंडी ब्रीड्स, जिनके अंदर आपको रेगुलर ईयर क्लीनिंग की, रेगुलर नेल ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है। दे डू इट बाय देमसेल्फ, और वो खुद से ग्राइंड करते हैं अपने नेल्स को। तो नेल ट्रिमिंग में भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आप कहीं पे भी ग्रूमिंग कराने जाओगे तो आप फाइलर से करोगे या फिर आप नेल कटर से करोगे। तो पेट पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सा हमें करना चाहिए। वो डिपेंड करता है टोटली उस पेट के ऊपर कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके दोनों में प्रोज कॉन्स क्या है कि अगर आप उसकी फाइलिंग करोगे तो वो काफ़ी देर उसमें लगती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपका पेट शायद अनकंफर्टेबल हो सकता है फाइलिंग में। तो उसके लिए एक छोटा सा अगर आप कट कर दोगे तो उसको इतना शायद ना पता चले। और कुछ ऐसे ब्रीड्स होती हैं जो फाइलर से ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो आपको वो जानना पड़ेगा कि आपका पेट नेल ट्रिम करवाना चाहता है या फिर फाइलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगातार स्टडी करनी पड़ती रहती है अपने पेट के बारे में कि वो किन चीज़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ईयर क्लीनिंग आप किस तरीके से उसकी कर सकते हो, बहुत कुछ पेरेंट्स खुद से जो करने की ट्राई करते हैं, खुद से करना भी आपको सीखना पड़ेगा कि ईयर क्लीनिंग खुद से कैसे होती है। अगर आपने ईयर क्लीनिंग के टाइम पे गलती की तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पेट के लिए। ईयर ड्रम्स तक डैमेज हो जाते हैं अगर कुछ गलती होती है तो। Right, but at the same point, actually some parents they become too much scared, जितना required नहीं होता है. Like when ear cleaning is advised at home, so what they do is they just clean it superficially, and they become too scared to go actually deep inside the ear, scaring that they might hit the ear canal. लेकिन dogs में ear canal is L shaped, so you won't easily hit the eardrum. तो उसमें आपको वरी पेट पेरेंट्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल. इट्स नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन बोथ कैट्स एंड डॉग्स. दैट आपको ईयर सोल्यूशन एक लेना है, ईयर में आपको इंस्टिल कर देना है सफिशिएंट क्वांटिटी का, एंड जस्ट मसाज द बेस ऑफ द ईयर एंड लेटर ऑन. मसाज प्रोसेस इज द मेन थिंग कि उनको वो प्रोसेस किस तरीके से करना है. वो इजी प्रोसेस है, बट दे शुड लर्न अबाउट इट कि वो करना कैसे है. यस, एंड वो तभी पेट पेरेंट्स सीख पाएंगे जब वो एक्चुअली वेट को विजिट करते हैं. वेट विल बी एबल टू एडवाइज यू द करेक्ट प्रोसेस हाउ टू डू इट, एंड देन जस्ट वाइप इट ऑफ. एंड पेट्स की अगर हम बात करें तो कैट्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद है दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग द वाटर इनसाइड देयर ईयर्स. सो उसके केस में क्या कर सकते हैं कि आप कॉटन डैब ले लो, ठीक है, और आप कॉटन से ही उसको एक्चुअली क्लीन करो, वेट कॉटन से, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इंस्टिलिंग द ईयर क्लेंजर इनटू द ईयर्स. And while we were talking about the nail clipping process of dogs, so nail clipping तो चलो हो जाता है, it actually depends on the physical activity. अगर आपका पेट बाहर नहीं जा रहा है ज़्यादा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, घर में ही रहेगा, एंड घर में सबके फ्लोरिंग आजकल टाइल्स एंड मार्बल फ्लोरिंग होती है, उसमें इतना ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है वॉक करना, बिकॉज देयर पोस्चर कम्प्लीटली चेंजेस एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ओवरग्रोन नेल्स एंड लीडिंग देम टू ऑर्थोपेडिक कंडीशंस. सो सबसे पहले, I mean, this is one of the most common things that we see in orthopedic patients, that उनके nails हमेशा overgrown होते हैं, और actually it rather starts with it, that the nails were neglected, the posture was disbalanced, and hence it leads to the pain or the problems from the hip joint especially. So that's very important कि अगर आप चाहते हो कि ये just एक grooming का aspect नहीं है, ये सिर्फ grooming sake के लिए नहीं है, ये और भी ज़्यादा बड़ी problems को avoid कर सकता है. And especially if we talk about the dew claw, in simple language, the nail which is present on the thumb, अगर हम उसको रेगुलरली क्लिप नहीं करते हैं, सो दैट बिकम्स ओवरग्रोन एंड एक्चुअली इट गेट्स इंसर्टेड इनसाइड द स्किन, इट पेनिट्रेट्स द स्किन एंड इट्स वेरी पेनफुल. अगेन वो उसको वुंड कॉज करेगा, उसमें अगेन वो पेट के लिए एक पेनफुल प्रोसीजर है. पूरा टाइम तो पेनफुल प्रोसीजर है ही, और उसको रिमूव करना एक अनदर पेनफुल प्रोसेस है उसके लिए. एक एंटी स्लिप मैट्स तो घर पे ज़रूरी है पेट्स के लिए, क्योंकि अभी जो मॉडर्न टाइल्स हैं वो कोई भी ब्रीड उन टाइल्स पे वॉक करने के लिए नहीं बनी है. नेचुरली उनको चाहिए ग्रिप, और अगर ग्रिप नहीं है आपके घर पे, आपका सर्फेसेस ऐसे नहीं है, तो आपको एंटी स्लिप मैट्स यूज़ करने चाहिए. एंड रादर हमको इस सिचुएशन पे पहुंचना ही नहीं है कि वो अपने ओवरग्रोन नेल्स की वजह से स्लिप करें.
and it's actually the time to get the nails clipped when you hear that click sound, on the flooring. Yeah, so that's the time. Ideally it's actually different from dog to dog. It depends of course on their activity, लेकिन एवरी मंथ में आप थोड़ा थोड़ा सा क्लिप कर सकते हो. क्लिपिंग एक्चुअली पेट पेरेंट्स घर पे थोड़ा डरते हैं करने से, बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव एरिया, Actually, the blood vessel. the blood vessel, right, and they fear get hitting the blood vessel. And क्लिनिक्स में तो मेंशन आई मीन वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन घर पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड पैनिक सिचुएशन हो जाती है पेट पेरेंट्स के लिए. पेट पेरेंट्स को एक घर पे ग्रूमिंग करते टाइम सबसे ज़्यादा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके शैम्पूज आपके डॉग के लिए नहीं बने हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा शैम्पू हो, क्योंकि पीएच लेवल दोनों में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. राइट, क्योंकि दैट्स अ हमारी वेरी skin- इंपॉर्टेंट पॉइंट. पेट पेरेंट्स एक्चुअली आजकल तो लोग फिर भी समझ थोड़ा गए हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसा है जो कि अभी भी बिल्कुल नहीं समझता है, और वो यही शैम्पूज यूज करते रहते हैं ह्यूमंस वाले पेट्स पे. करेक्ट, हमारी स्किन एसिडिक होती है, मतलब उनका पीएच लेवल स्किन का न्यूट्रल रहता है पेट्स का, और हमारी स्किन का पीएच लेवल एसिडिक रहता है. तो डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में. तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि ह्यूमन शैम्पूज आप पेट्स पे यूज़ करो. पेट्स के लिए भी आपको स्पेसिफिक शैम्पू ढूंढना पड़ता है. मतलब अगर एक पेट की एक डॉग है जिसकी इची स्किन है या फिर जिस पे डेंड्रफ है, तो आपको स्मूथनिंग शैम्पूज यूज़ करने चाहिए. अगर टिक्स हैं तो मेडिकेटेड शैम्पूज एक वेट के कंसल्ट करके ही यूज़ करने चाहिए. मेडिकेटेड शैम्पूज भी विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं होने चाहिए. तो अगर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं पेट के शैम्पूज में भी, ब्रीड्स के हिसाब से भी हैं. अब कंडीशनिंग हर डॉग को ज़रूरत नहीं है, हर डॉग ब्रीड को कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है. जो जिनके लॉन्ग हेयर हैं उसमें आपको कंडीशनिंग करनी ही पड़ती है. अगर आप कंडीशनिंग नहीं करोगे तो फिर से डीमेटिंग का प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा जब आप ग्रूमिंग करोगे. तो इन सब से बचने के लिए आप जैसे आप अपने एक बच्चे के लिए हर टाइम चीज़ें सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते रहते हो, ऐसे एक पेट पेरेंट को लगातार उनके बारे में देखना चाहिए कि क्या चीज़ इसके लिए बेटर है, हम इसके लिए किस तरीके से इस एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं. राइट, एंड शैम्पूज की तरह इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम पेट वाइप्स पे भी फोकस करें, बिकॉज काफ़ी जब एक पपी आता है तो उसका बेसिक क्लीनिंग के लिए द पेट पेरेंट्स आर यूजिंग ह्यूमन वाइप्स लाइक बेबी वाइप्स. तो बेबी वाइप से भी आपको समझना पड़ेगा कि पीएच लेवल एक्चुअली डिफरेंट होता है एक बेबी वाइप का और एक पेट वाइप का. और इवेंचुअली एक्चुअली द पेट पेरेंट्स वॉक इन दैट pet is having a skin problem, like itching से वो start होता है. And when we ask the questions के what are you using on the body, then they just say okay yes we're using wipes. But what wipe it is it actually pet wipe or a baby wipe? That is very important, and it's actually from that step where the problems arise. So it all comes actually into the basic knowledge के आपके पेट के लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं, और हर चीज़ जो ह्यूमन के लिए सही है वो एक्चुअली पेट के लिए सही नहीं हो सकती है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट विंटर सीजन एंड एसोसिएटिंग इट विद डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सो इस सीज़न में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेकीनेस, डैंड्रफ, ये सारी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होगी डॉग्स के कोट्स में. सो आइडियली व्हाट इज़ एडवाइस कि ऑफकोर्स आप उसका कंडीशनिंग करो. बिफोर बेदिंग कोकोनट ऑयल कैन बी अप्लाइड thoroughly over their body. Leave it overnight and wash it the next day with a good shampoo, and you can apply conditioner as well. ठीक है, इसके अलावा what all can we do? विंटर्स में आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पोज आपको रेगुलर चेक करने पड़ेंगे कि उसमें क्रैक्स तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है. अगर पोज में क्रैक्स या ड्राइनेस है तो आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो. वो भी पेट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर्स मार्केट में भी अवेलेबल है. तो उसके अलावा अंडर पोज हेयर्स जो हैं उनके, वो भी ट्रिम्ड होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर को टैप कर लेते हैं, या फिर अगर किसी वेट प्लेस पे उन्होंने स्टेप किया तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ड्राई नहीं हो पाते हैं जल्दी से. तो अंडर पोज ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटरी एरिया ट्रिम भी बहुत ज़रूरी है विंटर्स में. और साथ में आपको ड्राइनेस का ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन ड्राई ना रहे ज़्यादा. लाइक यू सेड कि हम paw butter यूज़ कर सकते हैं. paw butter can also be applied on the nose also, the nasal area, the nasal area of the dogs, and also it can be applied on the elbow region
as well, Yes. because especially heavy breeds like Labradors and Golden Retrievers, when they rest, when they sit, the weight comes on the elbows, Yes. and we often see blackening of that particular region. So उसका भी कंडीशनिंग ज़रूरी है. अगर आपके पास पेट पेरेंट के पास पॉ बटर नहीं है तो वो कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें. Coconut oil is completely safe. Yes. बट कुछ पॉ बटर्स जो अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं जो और ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाते हैं. बेटर हेल्प करते हैं, राइट. एंड ये तो विंटर सीजन में हो गया. और विंटर सीजन में एक और प्रॉब्लम जो हमें बाद में एक्चुअली उसका आफ्टरमैथ दिखेगा कि अभी सारे डॉग्स को क्लोथिंग हो जाने वाली है. दे विल बी अंडर द क्लोथिंग ऑल द टाइम. सो देयर हेयर, देयर मैट अगेन गेट्स ओवरलुक्ड. हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं कि डेली आपको कॉम करना है. और जब ये विंटर सीजन ख़त्म होगा तो अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च, तब हमें बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं. स्पेशली द ग्रूमिंग सलॉन्स, दे आर ओवरलोडेड विद डॉग्स जिनके ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मैटेड होते हैं हेयर. एंड उस कंडीशन में हमें कोई और ऑप्शन नहीं होता है बट एक्चुअली टू गेट देम ज़ीरो ट्रिम्ड. यू हैव टू एक्चुअली गेट देम कम्प्लीटली शेव्ड ऑफ. एंड अगेन इसकी जैसे हमने बात करी थी कि शेव ऑफ करने के बाद उसके जो रेपरकशंस होते हैं, दे गो इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खाना खाना छोड़ देते हैं. इट्स नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो. एंड शेविंग देम ऑफ इज़ actually making them skin and making them overall exposed or predisposed to skin cancers. Because जैसे हम लोग तो एक UV प्रोटेक्टर लगवा लेंगे, हम लोग सनस्क्रीन लगा लेंगे with certain SPF, but what about dogs? It's actually bare skin and let loose out in the sun, and the UV, of course it's bad for us but it's bad for dogs as well. And later on in their life, अगर ये फ्रीक्वेंट इनका ज़ीरो ट्रिम रहता है, लेटर ऑन विल गेट टू नो कि अच्छा दे हैव डेवलप्ड सर्टेन स्किन कैंसर्स. उसका रीज़न क्या है? इट स्टार्टेड फ्रॉम द होम. दैट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द स्किन ऑफ द और द हेयर एट द होम इटसेल्फ. सो ये एक मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एवरी सीजन में, ये सीजनल प्रॉब्लम मैंने फेस करी है. सीजन चेंज जब भी होता है विंटर से स्पेशली जब समर्स की तरफ हम मूव करते हैं तो श्रेडिंग बढ़ती है. जो कोट डेवलप हुआ है विंटर्स के टाइम पे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड कोल्ड टेम्परेचर, तो वो जैसे ही समर्स आना स्टार्ट होते हैं नेचुरली दे स्टार्ट शेडिंग. और श्रेडिंग जितना जब स्टार्ट होता है तो श्रेडेड हेयर्स जो होते हैं वो मेन कोज होते हैं टेंगल होने का. तो उससे वही सेम चीज़ अगर आप रेगुलर हर रोज कॉम कर रहे हो, जो श्रेडेड हेयर्स हैं आप उनको अच्छे से रिमूव कर रहे हो, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि वो उस वहाँ पे हमें डीमिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. और अभी जैसे ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम द सीज़न टुवर्ड्स द विंटर सीज़न, इस सीज़न में बहुत सारे डॉग्स को हेयर फॉल भी हो रहा है. और ये कोई भी सीज़न चेंज जब भी होगा तो हेयर फॉल इज़ समथिंग विच इज़ बाउंड टू हैपन एंड इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, बट आपको ये भी ध्यान देना है पेट पेरेंट्स को कि आपको बॉल्डिंग नहीं देखने, मतलब दैट शुडंट बी विजिबल इन द डॉग्स. अगर पेट के 10 हेयर हैं और उसमें से अगर सपोज 3-4 अगर लूज हो रहे हैं, सो दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन अगर एक्सेसिव आपको हेयर फॉल अगर ऐसे दिखे कि एक्चुअली यू सी सम हेयरलेस पैचेस ऑन द स्किन, दैट्स वेयर वी शुड विजिट द वेट. बट हेयर फॉल इन दिस सीजन इज एक्चुअली वेरी कॉमन. बट टू सपोर्ट दिस देर आर वेरियस सप्लीमेंट्स, ओमेगा फैटी एसिड सप्लीमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड एंड विच कैन हेल्प द डॉग टू It's the cover omega this. 369 that is Yes. many Omega vets recommend. 369s and zinc, which is available. Yeah, that's fish oils for the pet parents. It's fish oil. और सिर्फ ग्रूमिंग के साथ अगर आप सप्लीमेंट्स भी दे रहे हो तो वो और अच्छा है आपके पेट के लिए, क्योंकि नेचुरली अगर ओमेगा नहीं मिल रहा है पेट को तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं. एंड जैसे हमने बात करी कि रेगुलर ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो एक्चुअली कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, सो दे आर डबल कोटेड ब्रीड्स. इसमें स्पेशली अगर आपने एक बारी पेट को ज़ीरो शेव कर दिया है, सो यू माइट नॉट गेट दैट कोट अगेन इन देयर लाइफ अगेन, राइट. सो इन ब्रीड्स के लिए तो स्पेशली इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू गेट दम ज़ीरो शेव्ड अनलेस एंड until there are a lot of ticks in the body or they are having some severe skin problem in that condition, or whether the skin condition is too bad that you cannot like detangle it. So
कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के अलावा आपको कभी भी ज़ीरो शेव नहीं करवाना चाहिए। एक मिसकंसेप्शन है ये बहुत बड़ा कि जो लॉन्ग हेयर ब्रीड्स हैं वही ज़्यादा श्रेड करती हैं। ऐसा पेट पेरेंट्स को लगता है कि हम इनको बिल्कुल छोटा ट्रिम करा देंगे तो श्रेडिंग कम हो राइट, जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ऐसा नहीं होता है। जो शॉर्ट हेयर होते हैं आपको दिखेंगे कम, बट श्रेडिंग शॉर्ट हेयर ब्रीड्स में भी उतनी ही होती है, सिमिलर ही होती है, बस आपको दिखाई कम देता है कि श्रेडिंग हो रही है। तो श्रेडिंग का ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसको ज़ीरो ट्रिम कर दो सो दैट कि आप आपके घर पे हर जगह पे फर नहीं मिलेगा अब उसके बाद आपको, लेकिन जो उसके पेट के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो बहुत नेगेटिव रहता है। और ये चीज़ हम लोग जैसे जैसे सोचते हैं हम वैसे ही उसको वही सोच हम डेवलप कर लेते हैं पेट्स के लिए भी। लाइक इफ़ वी फील कि ठीक है वी शुड गेट आवर हेयर ट्रिम्ड और शॉर्ट ड्यूरिंग द समर्स ताकि गर्मी कम लगेगी। सो वो पेट्स के लिए भी यही सोच ज़बरदस्ती सोच लेते हैं कि हाँ पेट है उसको गर्मी लगेगी तो उसका ज़ीरो शेव कर दो। बट एक्चुअली दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट हेयर आर देयर ऑन द बॉडी फॉर अ पर्पस। Yes. वो उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो शेव कर दोगे तो वो उसके लिए अच्छा है। इट्स एक्चुअली बैड फॉर देम। यस डेफिनेटली, मतलब अगर वो सिर्फ आपको कोल्ड टेम्परेचर से नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। लॉन्ग हेयर्स जो पेट्स के अंदर होते हैं वो आपको डायरेक्ट हीट से भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप समर आ गया और आपने पूरा ट्रिम कर दिया, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये एक बहुत उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। उसका कोई भी अच्छी चीज़ है ही नहीं उसमें। द मैक्सिमम दे कैन डू इज टू हैंडल दिस कि अगर उनसे नहीं मेंटेन हो रहे लॉन्ग हेयर तो उसको ट्रिम करवा सकते हैं। ट्रिम एक ऑप्शन रहता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डीटेंगल्ड पेट आया है किसी सैलून क्लिनिक या किसी भी पेट ग्रूमर के पास, तो हमें उस टाइम पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो सजेस्ट करेंगे कि नहीं नहीं ज़ीरो शेव ही हमारे पास सोल्यूशन है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो बिकॉज वो ग्रूमर्स के लिए भी इजी रहता है। वो ग्रूमर्स के लिए इजी रहता है, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। राइट। तो ऐसा प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेंगलिंग है तो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स इट्स टाइम टेकिंग लेकिन टाइम टेकिंग, ऑप्शंस यस। होते हैं। जैसे हमारे जो ग्रूमर्स हैं, हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट डे सिर्फ ऑयलिंग करके आएंगे। सिर्फ ऑयलिंग हुआ, अब 2-3 दिन में उसको दोबारा से वॉश किया, फिर से ऑयलिंग किया, फिर 2-3 दिन में दोबारा वॉश किया। ये एक्सट्रीम केसेस में जो हम यूज करते हैं। और शैम्पूज भी स्पेशल डीटैंगलिंग शैम्पूज भी अवेलेबल होते डीटैंगलिंग हैं। शैम्पूज भी यूज करते हैं और टूल्स भी आते हैं काफी सारे जिससे हम उसको डिमिट कर सकते हैं। राइट। तो यही एक सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको ज़ीरो कर दो। तो आपको पेशेंट्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ ही इसको डील करना चाहिए। अगर कोई भी ग्रूमर है जो ये शॉर्टकट यूज़ कर रहा है कि उसका काम बढ़ जाएगा और इस वजह से वो ज़ीरो ट्रिम कर रहा है, तो वो बहुत गलत है। एथिकली वो बिल्कुल गलत है। और अगर हम समर्स की बात करते हैं सो टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डॉग्स में। उसके केस में भी जब बहुत सारे टिक्स होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, तब इन दैट केस ज़ीरो कट इज स्टिल अलाउड। जो समर्स में टिक्स का इशू रहता है, वो उसके लिए अब हमारे पास सॉल्यूशन, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हम शैम्पू यूज़ करें और दैट्स इट, वो हो गया। ऐसा नहीं होता है। टिक्स के केसेस में देयर आर, जो टिक्स होते हैं वो एग्स अपने उनकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं टिक्स के। तो अगर आपने एक बार मैनुअली रिमूव भी कर दिया तो भी आपके चांसेस रहते हैं कि टिक्स आपको थोड़े दिन में फिर से दिखाई देने लगे। तो उसके लिए, टिक्स के लिए एक ग्रूमिंग इकलौता सोल्यूशन नहीं है। आपको वेट के पास जाना ही चाहिए। वेट के पास जाके बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिससे आप टिक्स को प्रिवेंट भी कर सकते हो और होने के बाद भी आपको, आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं कि आप उन टिक्स को हटा पाओ एक वेट की राइट। शैम्पूज एक्चुअली उनका पर्पस क्या होता है दैट दे विल टेक केयर ऑफ द टिक प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग एट दैट पॉइंट यस एंड इट विल गेट द टिक्स पैरालाइज्ड एंड बेदिंग करने के बाद इट विल गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। लेकिन इट्स नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर। फ्यूचर में टिक्स ना हो उसके लिए वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। वी हैव ऑप्शंस लाइक स्पॉट ऑन्स विच आर ड्रॉप्स दैट कैन बी पुट ऑन द बॉडी। Simparica, Yes, tablets are Berlactose. there, injections are there, and tick collars are there, tick powders are there, tick sprays are there. So we have so many options available, and these are better preventions rather than just relying on the shampoo. And
जब टिक का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है घर में, सो वी हैव टू टेक केयर दैट इट्स नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द डॉग एनी मोर, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द हाउस, द इन्वायरमेंट ऑल्सो. So ticks, like you said, that they lay eggs. They lay thousands of eggs. The mother tick, it sucks the blood from the dog's body, and when the meal is completed, it actually itself gets detached from the dog's body, and it goes into the crevices of the walls or somewhere, and then it lays thousands of eggs. So आपने बॉडी पे एक बार शैम्पू कर दिया, but those eggs are going to come over and over again on the body of the dog. यस, और सेम अब पेरेंट्स को लगता है कि टिक फीवर के केसेस में कि हमने तो ऐसा हमारे डॉग पे तो कोई एक बार ही एक दो ही टिक्स दिखे थे, तो टिक फीवर तो ये नहीं हो सकता है, हम Right. तो टिक्स होने ही नहीं देते हैं. बट उनको ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि एक टिक सिर्फ अगर जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है, एक मलेरिया का अगर एक मॉस्किटो ने भी आपको बाइट किया तो यू विल गेट इन्फेक्टेड. तो सेम पेट्स के लिए होता है, एक भी अगर उसकी बॉडी पे टिक है, Infected वो tick है. हाँ इन्फेक्टेड टिक है, तो वो डेफिनेटली उसको टिक फीवर दे सकते हैं. And it's not necessary that you have to spot the tick just in the near time when the pet has contracted infection. अगर आपके पेट को टिक फीवर के साइंस आज हैं, तो आपको मे बी शायद टिक मिली हो 2 हफ्ते पहले. यस, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है. व्हेन द इन्फेक्शन गेट्स इनटू द बॉडी एंड व्हेन द साइंस आर शोन, तो उसमें टाइम लगता है. सो यू हैव टू गो बैक एंड देन नो के ऑल्सो यू हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि टिक थी भी बॉडी पे कि नहीं थी. मेनी टाइम्स पेट पेरेंट डोंट इवन नो बिकॉज दे डोंट स्पेंड टाइम विद देयर पेट्स. तो उनको पता ही नहीं होता कि कुछ को तो पता ही नहीं होता टिक होती क्या है, और उसके Yes. अगेंस्ट प्रिवेंशन भी ज़रूरी है कि नहीं है. कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं पेट की डॉग्स की बॉडी में जहाँ पे ज़्यादातर टिक्स मिलते हैं. राइट. अंडर पॉज, नियर द नेक एरिया, द नियर द टेल एरिया. ईयर्स, नियर द टेल एरिया. तो ये रेगुलर आपको मतलब ये आपकी हैबिट बन जाती है. अगर आप अपने पेट की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको धीरे धीरे ये हैबिट हो जाती है कि आप उसको टच करते टाइम एवरी टाइम यू आर जस्ट चेकिंग कि कोई टिक्स तो नहीं है. तो वो प्रिवेंशन इसमें टिक फीवर के लिए तो बेस्ट है कि आप उसको प्रिवेंट किसी तरीके से टिक्स को प्रिवेंट ही करो. And like we were talking about the shampoos and the wipes, also I've seen that a lot of serious skin problems or the ear infection problems like otitis externa, otitis media, or even interna, that starts with a basic thing like the pet parent is actually using, like I said, the baby wipe instead of the human, instead of the pet wipe. So क्योंकि इसका pH इतना different होता है, it irritates the skin so much, and then especially in monsoon season जिसमें बहुत ज़्यादा humidity होती है, the moisture is there, so bacteria gets trapped, especially the breeds also like you mentioned, जिसमें like the Basset Hound and Cocker Spaniels, ठीक है, जिसमें moisture ज़्यादा रहता है. So ये सब चीज़ों का बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ईयर क्लीनिंग के मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको कुछ सिम्टम्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि कब उसको ज़रूरत है ईयर क्लीनिंग की. अगर कोई स्मेल आ रहा है आपको, ऐसा कोई वैक्स आपको विजिबल है जब आप उसका रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हो फ्लैप को हटा के टॉर्च से, अगर आपको एक्सेसिव वैक्स दिखाई दे रहा है, तो ये सारे साइंस हैं कि उसको कोई इन्फेक्शन है या फिर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है. तो इन केसेस में ही आपको बार बार क्लीनिंग करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जैसे टीथ ब्रशिंग है, टीथ ब्रशिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, बट ईयर क्लीनिंग आपको पहले चेक करना चाहिए कि ज़रूरत भी है या नहीं है, देन यू शुड प्रोसीड फॉर दैट. राइट. क्योंकि जब भी एक पेट ग्रूमिंग सेशन के लिए जाता है, सो ईयर क्लीनिंग एंड नेल ट्रिमिंग इट्स इंक्लूडेड इन द पैकेज. यस, हमारे में भी ऐसा ही है कि अगर पैकेजेस होते हैं वी हैव कि कॉम्प्लीमेंट्री ईयर क्लीनिंग है, लेकिन अब हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें नहीं करनी है. बट उनको ये चीज़ कन्विंस करना कि मैम इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर हम ये करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो वो पेट पेरेंट को ये समझना चाहिए कि रिक्वायरमेंट जब तक नहीं है आपको जिस चीज़ की, वो आपको उस पर नहीं थोपनी चाहिए अपने पेट के ऊपर. टीथ क्लीनिंग एक ऐसा मतलब टॉपिक है कि हमें जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है सेम रिक्वायरमेंट्स है उनकी. मैं अगर खुद का बोलूँ तो मैं मेरे पेट को भी डेंटल चेकअप के लिए ईयर में एक बार लेके जाता हूँ, और वो आपको करना भी चाहिए.
येलोनेस अगर आपको दिखाई दे रही है, बैड स्मेल, तो इन सब के लिए आपको साल में एक बार आपका डेंटल चेकअप ज़रूरी है एक पेट का। इनफैक्ट आप साल में 2 बार भी लेके जा सकते हो। हाँ, एट लीस्ट वन टाइम। यस, बिकॉज ऑफन क्या होता है कि जो टाटर डिपॉजिट होता है 1 साल में कभी बहुत ज़्यादा शूट अप भी हो जाता है। Yes. एंड जो इसके टर्मिनल साइंस होते हैं वो ये होता है द पेट इज अनएबल टू च्यू बिकॉज Yes. देयर इज सो मच इंटेंस पेन इन द टीथ, तो वो गम्स स्टार्ट स्वॉलन हो जाते हैं, राइट रेडनेस इन द गम्स। और ये बहुत डिपेंड करता है पेट की डाइट के ऊपर भी, कि उनके कैसे रहेगा, उनका ओरली वो कितना ठीक रहेंगे। कि अगर आप बहुत ही सॉफ्ट डाइट देते हो अपने पेट को, जिसमें आपका बॉइल्ड चीज़ें हैं, अगर कोई हार्ड चू नहीं दे या रहे किबल्स हो। को भी लोग मतलब 1 साल के बाद भी पेट को सोक करके देते हैं। हाँ, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। राइट सो नेचुरली उनके जो टीथ हैं उनका स्ट्रक्चर यही है कि वो हार्ड चीज़ों को तोड़ सकते हैं, और वो चीज़ उनको करना ज़रूरी भी है उनके दांतों के लिए। तो जो च्यूएबल टॉयज हैं या फिर जो ट्रीट्स डेंटल आते हैं, ट्रीट्स डेंटल ट्रीट्स आते हैं, वो आप रेगुलरली उनको देते हैं, तो दैट विल इम्प्रूव देयर ओरल हेल्थ। right, because the structure of those treats are also in a way that helps to remove the food material The that is calculus that has trapped. deposited. Yes, because eventually if this is not taken care of तो हम उनका tooth extraction करना ही पड़ता है। Yes. Right, and let's talk about eyes as well. So more often than not, we actually see cases of, again, in breeds like Shih Tzus and Lhasa Apsos, that they develop some eye conditions like KCS, Yes. right, and eye ulcers as well. और वो start इसी से होते हैं because their face area that is not taken care of. The hair, they grow so much that they actually start irritating the eye, the cornea of the eye, and in that case the eye ulcer becomes so deep that we have to go with the surgery as well. There are some breeds जिनके अंदर basically eyelid is inverted, Right. and that creates a irritation on the outer surface of the eye, जिसकी वजह से रेडनेस होता है उनको, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। तो उनकी आई साइट पे भी अगर नहीं उनका ध्यान दिया जाता है तो टाइम के साथ उनकी आई साइट वीक हो जाती है, मतलब आई साइट पूरी तरीके से जाने का भी खतरा बन जाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर इन्वर्टेड जो ब्रीड्स है जिनके इन्वर्टेड आईलिड्स भी हैं, उनमें भी अगर आप उनके हेयर को वहाँ से अच्छे से ट्रिम किया हुआ है, तो आप उससे तो बचोगे कि उनके जो आईज के पास के हेयर्स हैं वो ना इरिटेट करें। तो जो शिट्जू ब्रीड्स हैं या चाव चाव भी है, और जितनी भी ब्रीड्स हैं जो आप देखते हो कि आईलिड जो थोड़ा सा अंदर की तरफ रोल होके रहता है, उनमें स्पेशली आपको आई चेकअप भी कराना चाहिए और उनकी फेस की ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। और बहुत लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे आईज के पास ब्लैक कलर का अगर कोई डिस्चार्ज है तो उसके रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं। वो आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो डीवॉर्मिंग की वजह से भी हो सकता है, बट आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिस्चार्ज दिख रहा है, आपने जस्ट डीवॉर्मिंग की और आप उसको छोड़ दो। यू शुड गेट इट चेक्ड, कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ उसको इरिटेट कर रही है उसके क्योंकि वो आईज के मामले में डॉग का ऐसा है कि वो स्क्रैच भी नहीं करते हैं वहाँ पे। वो काफ़ी सेंसिटिव है, उनके लिए भी सेंसिटिव है। अगर ईयर इन्फेक्शन है, दे विल स्टार्ट स्क्रैचिंग, वो आपको साइंस शो करने लग जाते हैं। बट आईज इन्फेक्शन के टाइम पे वो भी ट्राई करते हैं कि दे डोंट डू द स्क्रैचिंग थिंग। They do pause sometimes, especially when there is extremely painful conditions, and especially the facial anatomy of breeds like Shih Tzus. It is in such a way that वो थोड़ा सा भी अपने आप को paw करेंगे ना तो उनका एक nail से भी eye injury easily हो जाएगा। And like you said that the inverted eyelid, so it's a condition जिसमें inverted भी होता है और outward भी होता है, that's called entropion, जिसमें अंदर की तरफ होता है। कुछ ब्रीज में ऐसा भी होता है जिसमें डिसबैलेंस्ड होता है the hair of the eyelids. So उस of course उन cases में तो the only best solution is the surgical correction, but not every case is that case. The simple thing that I'm trying to tell over here कि pet parents को इतना ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ओवरग्रोन हेयर ना हो जो कि आई के अंदर जा रहे हैं। हमारे अगर एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर आई में आ जाए, सो वी गेट सो इरिटेटेड, यू नो, वी इमीडिएटली वांट टू वाइप दैट ऑफ। So just put yourself in the position of your pet, that imagine being in that state, being, you know, that
पेट इज एक्चुअली शोइंग द साइंस एज वेल. वो कॉन्स्टेंटली अपना पेन दिखा रहा है, वो पॉ कर रहा है अपनी आइज को, तब भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं कि आज नहीं, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, विल टेक इट टू द ग्रूमर सम अदर टाइम. बट यू आर एक्चुअली डैमेजिंग द कॉर्निया. आई मीन आई इज such a sensitive part of the body, and eventually it will lead to the loss of vision also. And it's such an expensive treatment, to be very honest. Eye treatment, eye surgeries, it's very, very expensive, and it's time taking as well. So all these things can actually be prevented just by maintaining the hair length, not letting it grow inside the eye of the dog. ब्रीडर्स के ऊपर भी बहुत इसमें चीज़ें आई हैं, क्योंकि जो भी अनएथिकली ब्रीड कर रहे हैं लोग टू मेक द आईज ब्यूटीफुल मोर बिगर, तो उस फॉर एग्जांपल पग एक ऐसी ब्रीड थी जिसको बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब किया गया है. जब से वो वोडाफोन की एड आई थी टीवी पे, सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे कि हमें पग चाहिए. इतना एक्सेसिव ब्रीडिंग हुआ है पग का कि उनका जो उनको सांस भी नहीं ले पाते. अगर आपने ढंग से देखा हो किसी पग को, तो जो उनका नेचुरल फेस था वो कम्प्लीटली चेंज करके पंच फेस करके उनका आइज को बड़ा करने के चक्कर में उन्होंने उनके हेल्थ के साथ बहुत चेंजेस लाए हैं. तो ब्रीडर्स को भी ये समझना चाहिए कि जो नेचुरल है वही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ना कि आप कुछ लोगों की प्रेफरेंस की वजह से आप क्रॉस ब्रीडिंग इस तरीके से कराएं और ब्रीड को ही आप डैमेज करें. Absolutely, because वो breed ultimately suffer करता है. It's not just the beauty but also the quality of life that matters. And pug, it's a very good example of a breed जो कि inbreeding की वजह से it has set a bad example, because there's so many problems in pugs, like you name it and it's present in the pug. Like their eye problems as well, because their eyes are popped out. Yes. And brachiocephalic breed तो है ही, so the snout is short, तो उनको breathing problems होती है. They put on weight also easily, so again cardiac problems, joint issues, diabetes. So there's so many problems, and skin folds भी इनके ज़्यादा होते हैं, so again skin problems as well. So ये भी pet parents को ध्यान रखना है कि if you're talking about the skin and the hygiene and all of that, so it's also correlated to the weight as well. So कोई भी obese dog होगा, especially like pugs as I mentioned, and golden retrievers and even labradors actually, जितना obese dog होगा skin folds उतने ही ज़्यादा होंगे. Skin folds ज़्यादा होंगे तो of course moisture भी उसमें ज़्यादा trap होगा, and this is a problem of monsoon season, right? इस season में तो फिर भी skin थोड़ा healthy रहता है, but again you are actually messing up not just with the weight and the other internal problems but also with the skin problem. Correct. एक्चुअली पेट पेरेंट्स को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है कि ब्रीडर्स क्या कर रहे हैं. उनको बस एक पेट शॉप में अगर कोई ब्रीड अच्छा लगता है वो उसको ले आते हैं, बट उसके पीछे का हिस्ट्री, उसको कैसे ब्रीड करा रखा है, किस कंडीशंस में उसको अभी रखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी जो हम भी फेस करते हैं इशू, कि ब्रीडर्स ये बोल के बेचते हैं कि हमने द फर्स्ट वैक्सीन दैट इज द पपी डीपी दैट वी एडमिनिस्टर एट अ एज ऑफ 30 days. सो सारे ब्रीडर्स ही ये बोल के देते हैं कि हमने ये वैक्सीन लगवा रखा है. अब पेट पेरेंट को नहीं पता होता है, and when you ask for the record, there is no record for that. और उसकी वजह से इन द नेक्स्ट 10 to 15 days जब तक उसका दैट DHPPIL वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन, जब तक वो एडमिनिस्टर नहीं होता है वो रिस्क पे रहता है पार्वो और या डिस्टेम्पर कैच करने के लिए. लेकिन ये जब तक पेट पेरेंट्स को इसके बारे में वो एजुकेटेड नहीं होंगे कि क्यों ज़रूरी है और ये पहली वैक्सीन भी क्यों ज़रूरी है. वो फर्स्ट वैक्सीन उसको 15 दिन के लिए सिक्योर रखती है किसी भी पार्वो या सीडी से, और जो कि बहुत ही इजीली, मतलब अगर आपको कोई एक पेट पेरेंट एक 30 days का पपी ले गया है, वो उसको बाहर घूमने के लिए भी छोड़ देते हैं, बट थोड़ी सी भी जो बाहर मिट्टी भी है उससे भी वो पार्वो या सीडी कैच कर सकता है. अब ये बेसिक ही नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हमारे पास बहुत केसेस आते हैं एट द एज ऑफ 30 to 40 पार्वो के. बहुत ही मतलब अभी भी केसेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है. winter season it will go in the peak. Yes, in the winter season it will go in the peak. Right.
एंड लाइक यू सेड कि लोग बाहर तो लेके जाते ही हैं, एंड यू ऑल्सो मैंशन कि उनको फुल ऑन पूरा ग्रूमिंग भी कर देते हैं बिफोर दे आर यस, वैक्सीनेटेड. बिफोर द यस, वैक्सीनेशन। तो सो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी अगर कोई अभी जर्नी स्टार्ट करने वाला है पेट पेरेंट, तो भी आपको जब तक उसका कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं होता है, उसका एक्सपोजर आपको मिनिमम रखना पड़ेगा आपका पेट का। वो ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव से भी है, और आप उसको वॉक वगैरह जो भी कराना चाहते हो, सब कुछ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, हाइजीन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि डेडली डिजीज है। कोई ऐसा यस. नहीं है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में। एंड अगर आपको लग रहा है कि पेट इज स्मेलिंग या इट हैज गॉटन डर्टी, सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गिविंग अ फुल वाटर बाथ, you can give a Yes, a dry dry bath bath. or wipes that Hmm. you already mentioned. Yes, Yeah, yes. that's the better option. Yes, and Phil, let's talk about the frequency also of the bathing. That how frequently it should be done. Like It in winter season, I think once a month is sufficient. What do you say? Yes, actually it depends on the breed. We recommend for the Shih Tzus, at least the face cut that should be done Of course, every trimming 15 as and days. when Yes. required. Yes. Yeah, at least 2 times a month for Hmm. the Shih Tzus. Hmm. तो बाकी जो शॉर्ट हेयर ब्रीड्स हैं, वो मंथली एक बात काफ़ी है उनके लिए। Bathing once हाँ, a month is sufficient. Yes. Winters में. yes. Or summers में every 15 days is also still fine. 15 For or some 20 dogs days. that are very much active and that are very playful in the mud or something like Yes. that, then you should be giving a bath in a week. और अगर आपका मतलब डॉग इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है बाहर, तो आप 15 दिन 20 दिन में उसको बेदिंग दे सकते हैं। Yes, so over grooming is something that is very dangerous. वो नहीं करना चाहिए. कुछ पेट Yes. पेरेंट्स उसको डेली नहला देते हैं. एक पेट पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि नेचुरली डॉग्स में, कैट्स में, उनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर ह्यूमन ना ध्यान दे तो भी वो अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं। दे लिक देयर पॉज टू रिमूव द डर्ट। कैट स्पेशली वो अपने आप को बहुत साफ Cleanest रखने की creatures. Yes, Yes. बहुत साफ रखने की कोशिश करते हैं। डॉग्स ग्राइंड करके, जैसे मैंने बताया, वो कोशिश करते हैं कि उनके नेल्स खुद से ट्रिम हो जाएं, लेकिन बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन और उनको पेट्स को हमारे साथ रहना पड़ता है जो कि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, इस वजह से हमें ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं। और वो हमें, अगर हम बहुत ही एक्सेसिवली करेंगे तो डेफिनेटली वो उनकी हेल्थ को डैमेज करेगा। Right. क्योंकि what they fail to understand is that sweat glands are present in humans, but dogs do not have sweat glands. Yes. So there's no way that a pet needs a bath every day. Yes, I mean the sweat glands are present on their tongue, but that has no relation with their body stinking because they haven't got a bath every day. So I think 10 to 15 days is a ratio that you can actually easy do, and but over grooming तो definitely नहीं करना चाहिए. And whenever using shampoos, please rely on something which is aloe vera in it, or something oatmeal in it. So these are the basic ingredients that you should look out for, and not very too harsh shampoos. Also, I would like to mention that some pet parents use tick shampoos throughout the season, all around the year, because a doctor has once prescribed an anti-tick shampoo because at that time the ticks were present on the body. But that doesn't mean that your pet should be using that shampoo each and every time he or she has a bath, because it's a medicated shampoo. So there are shampoos like for regular grooming as well. Opt for that instead, and like it is available online as well. You don't need to go to the veterinarian each and every time for these basic things. You can like search for a regular gentle mild shampoo, and the grooming can be done with that as well. बेसिकली इसमें एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे कैटल्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो डॉग कैट्स इनका ट्रेंड तब के टाइम पे काफ़ी कम था। तो इसके बारे में एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो माउंटेन में जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं वो हैवी फर रहता है, या इंडी जो हैं वो नॉर्थ इंडिया साइड में
कम कोट वाले ब्रीड्स हैं। तो दोनों के एनवायरनमेंट में तो फ़र्क है, लेकिन दोनों के जगह पे उनका यूज़ किस तरीके से हुआ है पेट्स का, या फिर किस तरीके से उनको डोमेस्टिकेट करा गया है, वो इसमें एक मेजर फैक्टर रहता है। जो लोग, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप कभी माउंटेन्स पे गए हैं मनाली या इस तरफ, तो जो लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने स्ट्रे डॉग्स पे भी, वो उनकी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देते हैं। दे नो कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट फंसेगा तो उसको इश्यूज होंगे। सो एजुकेशन इसमें अभी है, काफ़ी ज़रूरत है एजुकेट होने की लोगों को। राइट, सो ग्रूमिंग ना ही सिर्फ एक स्किन के देखने से विजुअली एक इम्पोर्टेंस देता है, बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सो आई हैव सीन मैनी pet parents, they feed all sorts of junk food, fried food, anything which is sweet or which is salty, like you name it, and they give it to the pet. Whatever they have it, they give it to the pet. So the eventuality it holds is that this fur, if you look at the fur at one glance, you'll be able to tell what diet the pet is intaking. If the diet is good, if it is rich in protein, and if it's a balanced diet, rather I should say, so of course it will reflect in the fur. There'll be no hair fall or less hair fall, the seasonal, of course, that's fine, but you won't find any skin issues. There'll be no redness, there'll be no itching, scratching. The pet is leading a comfortable life because you are feeding a good balanced diet and not all sorts of junk is bad for us, but of course we know how much to intake, we know the quantity, but we think okay, giving just one Parle-G daily while we're having tea in the morning, that won't do any harm to the pet. The Parle-G concept came from old days, like earlier stray dogs को कुछ खाने को देना है. Parle-G was a very famous brand that time, and it's cheaper also, but it's very unhealthy, not just for the pets, for us also. It's high in sugar. So you won't the pet parents actually fail to understand that it's a slow poison for the dogs. अगर आप कोई चीज़ एक छोटे से डॉग को, इट्स वेट इज सो लेस, राइट, अगर आप उसको एक बिस्किट डेली बेसिस पे दे रहे हो, द स्लो पॉइजन इज गोइंग टू द बॉडी ऑन रेगुलर बेसिस, एंड इट्स इम्पैक्ट इज कि उसका स्किन का प्रॉब्लम डेफिनेटली आज नहीं तो कल होगा, राइट, उसका इम्यूनिटी डाउन होगा. और अगेन अगर उसका स्किन का प्रॉब्लम अगर आपने नोटिस किया है, तो ऑफकोर्स आपको फिर उसको ज़ीरो शेव करना पड़ेगा, आपको उसको एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे. एंड स्किन के केसेस में एंटीबायोटिक्स लंबे टाइम तक चलते हैं. इट्स नॉट अ रेगुलर कॉमन कोल्ड और एनी प्रॉब्लम जो 3 या 5 डेज़ के कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा. Skin के प्रॉब्लम में there are multiple supplements that we have to give, there are antibiotics that we have to rely on, and there are also topical creams and lotions and sprays and whatnot that you have to give. So it's a complete like it's a wholesome approach when it comes to a pet skin problem, but it all starts from where? Any junk food that you're giving. So skin का खाने के साथ एक बहुत strong close association होता है, and the pet parents need to understand it. Correct. Yeah. All right. Thank you so much for your time. Thank you so Vanshika, much. for the opportunity. Thank you.